Is it visible properly? Tetrahedral crystal field when coordination number is 4. ये पॉइंट्स लिखो, मैं बोर्ड पे फिर एक्सप्लेन करूंगा. सर 1 मिनट और लास्ट लाइन दिखाइए ना ऊपर के. सर 1 मिनट ऊपर स्लाइड कीजिए. चले हम नेक्स्ट पेज पर. हो गया इतना कॉपी? यस सर.
तो ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, जस्ट तुम्हें भी कॉपी करना है। हो गया सर। डन। एग्जाम्पल तुम्हें कॉपी नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू कॉपी टिल इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, यहां तक कॉपी करना है। एग्जाम्पल तुम्हें खुद बोर्ड पे फिर बताऊंगा ही। हो गया कॉपी? यस सर। Yes, sir. In such case, low spin complex is not preferred as delta T is always less than pairing energy। सिर्फ यहीं तक कॉपी करना है। चलो देखो, मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं जो भी हमने लिखे अभी। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच समझते हैं हम, किस डायरेक्शन में लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। ये एक जस्ट मैंने क्यूब ड्रॉ किया है, क्लियर। इस क्यूब के सेंटर पर है सेंट्रल एटम, ओरिजिन एज्यूम करो सेंटर पर एग्जैक्टली। तो ये डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और फ्रंट में आ जाएगा जेड एक्सिस, क्लियर। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो एग्जैक्टली इस सरफेस के सेंटर से एक्सिस क्रॉस हो रही है। जो 6 सरफेस है उनके सेंटर से एक्सिस क्रॉस हो रही है। ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से, ये इस पॉइंट से, समझ में आ रहा है उतना? ये एक्सिस कैसे ड्रॉ किए, ये ओरिजिन हो गया सेंटर, क्लियर। अब फोर लिगेंड से टेट्राहेड्रल डायरेक्शन
एक लिगेंड्स अप्रोच करेगा यहां से, सेकंड अप्रोच करेगा यहां से, third will approach in this direction and the fourth will approach in this direction towards the central atom. 1 2 3 4 मतलब जिस रूम में हम बैठे हैं तुम उस रूम में ऊपर के दो डायगोनल कॉर्नर ले लो, वहां से लिगेंड सेंटर की तरफ अप्रोच कर रहा है, और नीचे के दो अपोजिट डायगोनल, यदि हमने ये वाले डायगोनल लिए हैं तो जो नीचे वाले 4 पॉइंट है कॉर्नर से उनके दो अपोजिट कॉर्नर्स, so 2 and 2 they are approaching in this manner. क्या हमें यह समझ में आ रहा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारे पास कुछ 4 डायरेक्शन, सो कुछ इस मैनर में मूवमेंट हो रहा है, ये दो अपोजिट कॉर्नर, नीचे वाले दो अपोजिट कॉर्नर सेंटर की तरफ, क्लियर? अब एक्सिस कहां है हमारे पास? एक्सिस है इस डायरेक्शन में, सो दिस लिगेंड्स इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे आर नॉट अप्रोचिंग एदर along the axis or exactly in between the axis. हमारा जो ऑर्बिटल्स होंगे या तो along the axis हैं या फिर इन दोनों एक्सिस के बीच में यहां पर है, और लिगेंड्स अप्रोच यहां से कर रहे हैं। सो लिगेंड्स ना along the axis अप्रोच कर रहे हैं ना exactly in between the axis अप्रोच कर रहे हैं, जहां पे dxy dyz dx है। तो सबसे पहले तो जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड थी टेट्राहेड्रल फील्ड में डायरेक्शन ऑफ अप्रोच इज नॉट along the line joining to the orbitals d orbitals, तो इंटरेक्शन उतना नहीं होगा जितना कि ऑक्टाहेड्रल में हो रहा था। टेट्राहेड्रल में इंटरेक्शन कम हो जाएगा, और ये जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है, क्लियर? तो जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है वो ये होगा ना along the axis ना in between the axis. So because of this direction of approach जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो 2/3 हो जाती है, क्लियर? जितना भी पहले था उससे 2/3 हो जाता है, because direction of approach is not any not along any particular orbitals, clear? ना dxy की तरफ है ना dx to y2 की तरफ। सेकंड, पहले 6 लिगेंड्स थे, अभी 4 लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड्स 4/6 टाइम्स हो गए, तो स्प्लिटिंग एनर्जी फर्दर 4/6 दैट इज 2/3 टाइम्स हो जाता है, 4/9 टाइम्स हो जाता है स्प्लिटिंग एनर्जी जो पहले था, क्लियर? सेकंड, पहले केस में इंटरेक्शन कुछ इस मैनर में था, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, क्लियर? ये 5 ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो रहे थे इस मैनर में, T2g नीचे और Eg ऊपर, क्लियर? क्योंकि Eg का ज्यादा इंटरेक्शन था, यहाँ पर दोनों से उतना इंटरेक्शन नहीं है जितना पहले था, बट यस स्टिल द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच इज नॉट along the axis, is in between the axis। यदि हम इस डायरेक्शन में Eg को ले रहे हैं, T2g का डायरेक्शन ये है, so direction of approach for the ligands will be in this way। वो exactly ना इस लाइन को ज्वाइन करें ना इस लाइन को ज्वाइन करें, but they are more close to T2g orbitals। If these ligands are more closely approach, their approach is more close to T2g orbitals, then the interaction with T2g is more, और T2g के साथ interaction ज्यादा होगा, तो T2g का एनर्जी अब बढ़ जाएगा, जो पहले T2g का एनर्जी कम था अब T2g का ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग विल बी इनवर्स। बजाय इस स्प्लिटिंग के अब स्प्लिटिंग होगी T2g ऊपर Eg नीचे, क्लियर? इनके बीच में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसे हम डेल्टा टी से डिनोट करेंगे, डेल्टा टी टेट्राहेड्रल, डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल। क्या इतना हमें समझ में आता है? सर वो 2/3 का वापस एक्सप्लेन करो ना। मैं अब एक काम करता हूं, मैं एक एक पॉइंट्स आता हूं जो तुमने लिखे हैं। चलो प्रीति फर्स्ट पॉइंट पढ़ो तुम एक बार। In tetrahedral complex, the d orbital splitting is inverted and smaller एक as मिनट compared. एक मिनट, हाँ फर्स्ट पॉइंट डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड। द वर्ड इन्वर्टेड मींस यहाँ पर Eg ऊपर T2g नीचे, यहाँ पे T2g ऊपर Eg नीचे। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इंटरेक्शन लिगेंड्स का T2g के साथ ज्यादा है, Eg के साथ कम है। पिछले केस में अपोजिट था, लिगेंड्स का इंटरेक्शन Eg के साथ ज्यादा था तो Eg का एनर्जी ज्यादा था। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में अपोजिट। कंटिन्यू, कंटिन्यू करो। तो वहाँ -2/3 दिया। एक मिनट में एक एक पॉइंट पे आ रहा हूँ। अभी मैं फर्स्ट पॉइंट हूँ, सेकंड पॉइंट जब आएगा मैं वो भी बताऊंगा, इसलिए मैं पॉइंट वाइज आ रहा हूँ। कंटिन्यू करो प्रीति जहां पे तुमने छोड़ा था इस इन्वर्टेड के बाद। सर वो आप जब वो लिगेंड का समझा रहे थे तब स्क्रीन ब्लॉक हो गई थी। मतलब मैं क्या समझाऊं?
वो इन्वर्टेड वाला आपने समझा दिया था, तो उसके बाद जब लिगेंड वाला समझा तो उसके बाद स्क्रीन लॉक हो गई थी। मतलब जितना, एक मिनट कंफ्यूजन दूर करते हैं। तुमने फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, उसका सिर्फ फर्स्ट हाफ पढ़ा है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड। क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। तो हम अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो कि स्प्लिटिंग इन्वर्ट क्यों हुई है। पहले डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ये था, अब डायरेक्शन ऑफ अप्रोच मोर क्लोज है T2G से, तो T2G का एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा। पिछले केस में ऑक्टाहेड्रल में EG का एनर्जी ज्यादा बढ़ रहा था, तो T2G नीचे थे, अब वो T2G ऊपर हो जाएंगे, उनका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। कंटिन्यू। And smaller as compared to octahedral field splitting due to number of ligand decreases to 2/3. Example 6 to 4. दैट इज फ्रॉम 6 to 4। देखो इसी में अब जो सेकंड हाफ है फर्स्ट सेंटेंस का, एंड स्मॉलर स्प्लिटिंग एनर्जी इज स्मॉलर एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड्स थे, सो रिपल्शन 6 लिगेंड्स के कारण। टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स हैं, so the repulsion will be there due to 4 ligands। क्या लगता है 6 लिगेंड ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे या 4 लिगेंड ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे? 6 ligands। यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने टाइम्स हो रहे हैं? 4/6 टाइम्स, 2/3 टाइम्स हो रहे हैं। सो स्प्लिटिंग एनर्जी भी इसके अकॉर्डिंग 2/3 हो जाना चाहिए। क्या इतना समझ में आता है? Yes sir. कंटिन्यू। सेकंड पॉइंट कौन करेगा? समर्थ सेकंड पॉइंट पढ़ो। सर मैंने लिखा नहीं वो। क्यों, क्या कर रहे थे? सो रहे थे? क्यों नहीं लिखा है? हाँ रीजन तो क्यों नहीं लिखा है समर्थ? सर मेरा पुराना बाकी है ना, तो वो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिए बाद में लिखने वाला। ऐसा मत करो, बाद में देखो होगा क्या, मैं बता रहा हूँ। अगेन लेक्चर का काम, यदि मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लिखो, यदि मैं ऐसा करने लग जाऊंगा कि चलो ठीक है तुम स्क्रीनशॉट निकालो बाद में लिख लेना, शायद मैं 8 लेक्चर की चीजें 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, हमारा सिलेबस 4 महीने बाद खत्म हो जाएगा। बट अगेन हमारा मोटिव कहीं ये नहीं कि सिलेबस खत्म करना है, ना ही तुम्हारा मोटिव है कि क्लास चलो करना है बाद में लिखेंगे। ये जो बाद वाला फंडा रहता है ना, मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है 42 स्टूडेंट अभी अटेंड कर रहे हैं, 42 में से शायद 10 बच्चे ऐसे होंगे जो बाद में के लिए छोड़ देते होंगे। बाद वो कभी आता ही नहीं, और वो इतना बाद में आ जाता है वो बाद वाला चीज, जब तक शायद बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है हमारे। तो ऐसा नहीं करना है हमें, टाइमली लिखो, तुम्हें टाइम दिया जा रहा है। हाँ कभी कभी ऐसा कुछ मिस हो गया, सर 1-2 लेक्चर मिस हो गया, पता नहीं चल रहा है कि कहां से कंटिन्यू करें, तो तुम्हें एक रफ आइडिया होता है हर टीचर का कि 3, 4, 5, 6 पेजेस को छोड़ दिए हमने, वहां से कंटिन्यू किया, एटलीस्ट जिससे जहां से हम अटेंड करें वो तो लिख लें। क्लियर? आपको कभी कभी टीचर्स कुछ ऐसे हैबिट होते हैं कि थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं, हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो थोड़ा लिखा, थोड़ा सा रह गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो उसको थोड़ा सा लेक्चर के जस्ट बाद उसे कंप्लीट करना है। मतलब जहां तुम्हारे लेक्चर नोट्स 100% कंप्लीट होंगे ना, एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है हमने सब कुछ अच्छे से अटेंड किया है, सब कुछ कंप्लीट किया है। अब रिवीजन अच्छे से करना है, पढ़ना अच्छे से है, मतलब एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस रहता है उस केस। तुम्हें कहीं ये फील नहीं हुआ कि हम कहीं कुछ मिस कर रहे हैं। और यदि तुम इस वे में गए ना, तो फिर अभी तो ठीक है, आज से 15 दिन बाद 1 महीने बाद तुम्हें लगेगा वो चैप्टर में तो ऐसा हुआ था, तुम उसे कभी पूरे अच्छे से खत्म ही नहीं कर पाओगे। और व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस इन एडवांस, अगेन ये एग्जाम्स ऐसे हैं, थोड़ा कर लिया थोड़ा छोड़ दिया, उससे तो कुछ भी नहीं होना है। बेटर है जो कर रहे हैं अच्छे से कर लें। ओके, अंश तांबक पर सेकंड पॉइंट। Ligands are not approaching towards central atom along the line of any orbital, which decreases splitting energy further by 2/3. 2/3 तो हुआ था, लिगेंड 6 से 4 डिक्रीज हो गए। सेकंड है, पहला केस में, दोनों केस में अगेन एक्सप्लेन करता हूं। पहला केस था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल का, एग्जैक्टली द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच इज सेम। देखो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ रिपल्शन होगा, रिपल्शन के कारण एनर्जी बढ़ा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अब इन दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। वो पहला डायरेक्शन ये था, दूसरा डायरेक्शन ये कुछ है, मतलब दे आर नॉट एग्जैक्टली अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू ईच अदर। तो क्या लगता है, इस केस में ज्यादा रिपल्शन होगा या इस केस में ज्यादा रिपल्शन होगा? सेकंड।
और अगेन अब क्वेश्चन आता है रिपल्शन कम हुआ, पता है हमें कितना कम हुआ, तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है रफली 2/3 टाइम्स कम होता है। तो 2/3 टाइम्स तो पहला फैक्टर से स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो गया है, delta T equal to 2/3 times of delta O because of number of ligand decreases. Second, due to way of approach further 2/3 times हो गया। तो दो रीजन है, एक है नंबर ऑफ लिगेंड्स डिक्रीज हो रहा है, वे ऑफ अप्रोच भी अलग है, तो दोनों के कारण 2/3 हो रहा है। एक्चुअली इट बिकम्स 4/9 टाइम्स। यहाँ माइनस साइन का सिग्निफिकेंस कितना है, इन्वर्जन हो रहा है। पहले Eg का एनर्जी ज्यादा था, T2G का ज्यादा है, इससे ज्यादा नेगेटिव साइन का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं। क्या इतना क्लियर है अभी हमें? Yes, sir. थर्ड पॉइंट पढ़ो अंश, कंटिन्यू करो थर्ड। Ligands are approaching more towards T2G than Eg orbital. Ligands are more approaching closely to the T2G than Eg orbital. Already a point explain करके ही मैं इन सब पे आया हूँ। Continue next point. In such case, slow spin complex is not pretended as delta T is always less than pairing energy. देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ना 4/9 टाइम्स हो गई है, रफली 42-43% हो गई है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी इतना कम हो गया है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयर्ड अप होगा ही नहीं। टेट्राहेड्रल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 नहीं, इसमें तो ये कुछ है 1 2 3 4 5 1 2, थर्ड इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज गो इन दिस एनर्जी लेवल 5, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो लो स्पिन ही हाई स्पिन ही ऑब्जर्व होगा, लो स्पिन कभी भी ऑब्जर्व नहीं होगा। लो स्पिन किसको बोलते हैं हम? यदि बजाय इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाने के यहाँ पे फिल होता थर्ड फोर्थ, तो वो लो स्पिन होता, फिर यहाँ पे जाता। तो ऐसा क्यों ऑब्जर्व नहीं होगा? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम हो गई है पिछले के कंपैरिजन में, 50% से भी कम। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी कभी डोमिनेट करेगा ही नहीं, हमेशा पेयरिंग एनर्जी डोमिनेट करेगा। तो सच काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, हमेशा ऐसा ही होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या ये पॉइंट क्लियर है अभी? हम चलें एग्जांपल्स पे अब। सर यस, सर वहाँ पे माइनस साइन क्यों यूज किए वो नहीं समझा। इन्वर्जन हो गया है। पहले T2G का एनर्जी कम था, अभी T2G का एनर्जी ज्यादा है। पहले Eg का एनर्जी ज्यादा था, Eg का एनर्जी कम है। सो जो लेट्स से T2G है, ये Eg है, टेट्राहेड्रल में ये थे, ऑक्टाहेड्रल में ये था। तो इन्वर्जन हुआ है, स्प्लिट जो हो रहे हैं ना, पहले 2 ऑर्बिटल ऊपर थे, अब 2 ऑर्बिटल नीचे हैं, 3 ऑर्बिटल ऊपर है, ये T2G ऊपर है, Eg नीचे है। उस केस में अपोजिट था। तो ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल को कंपेयर करेंगे तो माइनस साइन स्प्लिटिंग एनर्जी इन्वर्टेड है, इसको रिप्रेजेंट। अभी क्लियर? यस सर। चलो एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं डिटेल में। FeCl4 2-, हमें इसका क्लोरीन, अच्छा हम बीबीटी से भी जाएंगे तो हमें पता है ये एक FeCl4-, ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे किससे? CFT से।
FeCl4 minus Fe3 plus 3d5 कॉन्फ़िगरेशन टेट्राहेड्रल में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 2 3 4 5 म्यू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक हमेशा हाई स्पिन ही होगा Eg2 T2G3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली। इसमें तो WFL और SFL चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ एक्चुअली पता है थोड़ा सा मैं इसमें और डेप्थ में तो मेरी समझोगे। बाय चांस यदि एसएफएल होता तो ये फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती, वो टेट्राहेड्रल होती नहीं। अब टेट्राहेड्रल कब है, जब ये WFL, यदि मैं यहाँ पे FeCl4 3 माइनस ले लेता, FeCl4 माइनस ले लेता, तो उस केस में तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही काउंट नहीं। तो फिर हमें अगेन कहीं ना कहीं वो पता होना चाहिए एसएफएल है WFL, मतलब पहले से ही हमें पता होना चाहिए। तो हम इस पे तभी जा रहे हैं sp3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन पे या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पे, जब वीक फील्ड लिगेंड हो। क्लियर? यस सर। चलो तुम इसका कैलकुलेट करके बताओ। NiCO4 तुम्हें एग्जैक्टली Ni का कॉन्फ़िगरेशन, ये डायग्राम भले नीचे वाला मत ड्रॉ करना, सिर्फ ये वाला पार्ट और 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन इसके लिए लिखना। इन दोनों के लिए Zn Cl4 Cl का एक केस हो गया, एक NH3
हो गया. For both of them, the properties will be similar. Ni0 D8 S2 configuration. So D10 configuration होगा. Due to repulsion of ligand with s electrons, they will shift in the d orbital. D10 हो जाएगा. सारे fulfilled हो गए. T2 Eg4, T2 G6, mu0 diamagnetic low spin. ये एक ऐसा केस है जिसमें टेट्राहेड्रल में भी लो स्पिन है. क्यों है लो स्पिन? क्योंकि mu0 आ रहा है. यहाँ पे भी mu0 आएगा. इन दोनों की एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है D10 D10. चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो. क्लियर है जितना बोर्ड पे लिखा है? यस नो जल्दी समझ में आया दोनों केस? Yes, sir. जिंक इज देयर और नॉट? देवेश, गौरव, हर्षिता, हर्षवर्धन क्लियर है इतना? Yes, Yes, sir. sir. ओके. अब नेक्स्ट केस आता है क्रिस्टल प्लेट फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है. स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जो 4 लिगेंड्स हैं दे आर अप्रोचिंग फ्रॉम +x - x +y - y. ये डायरेक्शन ऑफ अप्रोच होता है. क्लियर? मतलब ऑक्टाहेड्रल और टेट्रा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में छोटा सा डिफरेंस है. ऑक्टाहेड्रल में +x - x +y - y +z - z.
यहाँ पे ये प्लस जेड माइनस जेड वाले इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स को हटा दिया जाता है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। टेट्राहेड्रल में क्या था, वो इन बिटवीन द मूव कर रहे थे, ये अलोंग द एक्सिस मूव करेंगे स्क्वायर प्लेनर। या तो इसमें स्प्लिटिंग डिफरेंट होगी थोड़ी, स्प्लिटिंग देख लेते हैं पहले हम। In square planar coordination number 4, you can see that there are 4 different energy levels: dxy, dyz dxz सबसे कम, then dz2, dxy से ज्यादा और सबसे ज्यादा होगा dx2y। dx2y2 का सबसे ज्यादा एनर्जी इसलिए होगा because the direction of approach for four ligands are along x and y axis, और इसके चारों लूप्स पूरे ऑर्बिटल्स dx2y2 के 4 लूप्स प्रेजेंट along the axis x and y axis। इसमें सिर्फ डायग्राम दिया है, तुम्हें एक लाइन इतना ऐड करना है, द वे ऑफ अप्रोच फॉर द लिगेंड इज अलोंग प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। You also need to copy this thing. The magnitude of delta O delta T is decided by splitting energy स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा और टेट्राहेड्रल का सबसे कम होता है। ये पूरा पेज ही कॉपी करना है हमें। सर आपने वो सेंटेंस क्या बोला था? सेंटेंस बोला था, द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड्स इन square planar geometry is plus minus x plus minus y. The direction of approach of ligand in square planar geometry is plus minus x plus minus y along the axis.
There are 4 factors on which magnitude of delta O and delta T depends. हो गया कॉपी? यस सर। जीत समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्रेम is present or not? प्रेम दालवी? Okay. See, the factors which can affect the splitting energy. हमने कुछ 4 फैक्टर्स देखे। सबसे पहले तो मैं समझते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी व्हाई कम्स इनटू पिक्चर। ये आया ही क्यों है पिक्चर में? स्प्लिटिंग एनर्जी पिक्चर में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा था between ligands and the central atom. So because of interaction of ligand with the central atom, the repulsion between electrons of ligand and the electrons of d orbital, yeah, of the central atom, उनके बीच में repulsion के कारण कुछ एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ d orbitals का एनर्जी ज्यादा बढ़ता है, कुछ का कम बढ़ता है। जो पहले सेम एनर्जी लेवल पे थे दोनों ऊपर चले जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं, क्लियर, अलग अलग चले जाते हैं। तो क्यों स्प्लिटिंग हुआ? बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। जितना बेटर इंटरेक्शन उतना ज्यादा स्प्लिटिंग। इंटरेक्शन के कारण ही स्प्लिटिंग हुआ है। फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ लिगेंड। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ज्यादा क्लोजली अप्रोच कर रहा है सेंट्रल एटम से, तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन की जनरलाइजेशन है। कार्बन डोनर एटम है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, ऑक्सीजन डोनर एटम है तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम। ऑक्सीजन डोनर एटम जनरली दे आर वीक फील्ड लिगेंड। कार्बन डोनर एटम CO, Cn माइनस, दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और उसके पीछे लॉजिक ये है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट हैज लेस टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसलिए कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी ज्यादा टेंडेंसी हो गई। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी जो ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा ज्यादा, वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा कम। पहला पॉइंट। सेकंड, ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, हर किसी का स्प्लिटिंग एनर्जी अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर, उससे कम ऑक्टाहेड्रल और सबसे कम टेट्राहेड्रल।
सो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, लिगेंड्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। एक तो नेचर ऑफ लिगेंड एंड द डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड। थर्ड फैक्टर था नेचर ऑफ मेटल आयन। 3D, 4D, 5D। 4D 5D में लिगेंड्स बहुत स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं सेंट्रल एटम से 3D के कंपैरिजन में। क्यों स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। Why effective nuclear charge is more? Because of poor shielding effect of F electron present in this subshell. इसमें F इलेक्ट्रॉन से जिनका shielding effect poor है, उसके कारण Z effective बढ़ता है। Z effective बढ़ा, न्यू सेंट्रल एटम इज कंसीडर्ड अ पॉजिटिव चार्ज, और वही पॉजिटिव Z effective बढ़ रहा है। तो इनमें ज्यादा इंटरेक्शन, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, इसमें कम इंटरेक्शन, स्प्लिटिंग एनर्जी कम। या मतलब यदि हम कंपेयर करेंगे कोबाल्ट, रोडियम एंड पैलेडियम, ये तीनों ही कोबाल्ट में लिखे हैं +3 +3 +3। तो पैलेडियम +3 का स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा, कोबाल्ट के प्लस का इन तीनों में सबसे कम। ठीक है। फिर लास्ट फैक्टर था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। Fe2+, Fe3+। डेफिनेटली +3 वाला ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम पे, ज्यादा इंटरेक्ट करेगा लिगेंड से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो सेंट्रल एटम को कंसीडर किया गया है, तो इसका ज्यादा इंटरेक्शन, ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी। ग्रेटर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल एटम, ग्रेटर विल बी स्प्लिटिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ मोर इंटरेक्शन। क्या अभी हमें चारों पॉइंट्स क्लियर हैं? Is there any doubt in this 4 points? स्प्लिटिंग एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? सर इरेडियम होगा ना? सॉरी, सर पैलेडियम की जगह इरेडियम होगा ना? कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। हाँ, ये तो निकल का आता है, इरिडियम। ठीक है, वो निकल का में लिखा है पैलेडियम। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, वो तीन होते हैं।
Factors affecting stability of a complex. There are two factors. Chelation effect is the dominating factor. सुन लेना फिर कॉपी कर लेना. If 5-6 member ring is formed during bonding of multi-dented ligands with the central atom, then it is called chelation effect. जहां भी 5-6 member ring बनती है उस ligands को कहा जाता है chelating ligands, और उस 5-6 member ring बनने के कारण एक extra stability system में आती है. That extra stability is called chelation effect. Yeah, it's called chelation effect, and it creates extra stability of complex. Example, NiDMG2, NiAN3. मतलब जहां भी bidentate tridentate ligand है वो generally 5-6 member ring बनाते हैं. इसके कारण extra stability आती है. Second factor is splitting energy. Splitting energy क्यों पिक्चर में आई है? Due to interaction of ligand and central atom. Greater the interaction, more will be stability. Greater the interaction, greater will be splitting energy, greater will be stability. क्या इतना हमें समझ में आता है? इसके 4 फैक्टर हैं. पता है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी के 5 फैक्टर्स हैं. पहला ये और जो 4 इसके इंडिविजुअल लिखे थे. तो ऑलरेडी इसके पहले वाले हेडिंग में हमने ये डिफाइन किया है. स्प्लिटिंग एनर्जी किन पर डिपेंड करती है, तो सब चीज में भी काउंट हो जाएंगे. स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर स्टेबिलिटी. क्लियर? यज्ञेश, यश, आदित्य क्लियर है इतना? यस. 3 बच्चों का नाम लिया, एक का यस रिप्लाई आया है. सर चिलेटन इफेक्ट समझाइए ना. कौन सा सेकंड पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट. सर सेकंड भी समझा. बताता हूँ. Chelation effect. इथाइलिन डायमीन. इथाइलिन डायमीन जब ये निकल से लिगेंड, ये लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, निकल सेंट्रल एटम है, तो बॉन्डिंग बनाएगा. 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई. तो इस टाइप के 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बनना जहां पे मल्टी डेंटेड लिगेंड्स होते हैं उसी में रिंग बनेगी. यदि मोनोडेंटेड है तो एक साइड डोनेट कर दिया, रिंग का ऑप्शन ही नहीं बचा. यहाँ पे 2 या 3 या 4 जब डोनर एटम्स होंगे तो रिंग बन सकती है. तो जहां भी मल्टी-डेंटेड लिगेंड्स है और 5 या 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो रिंग बनने के कारण एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पिक्चर में आती है. उसे कहा जाता है किलेशन इफेक्ट. क्लियर? एंड दिस लिगेंड्स आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड्स, जो 5-6 मेंबर रिंग बनाते हैं. ये था फर्स्ट पॉइंट. क्या अभी क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? यस सर. सेकंड है स्प्लिटिंग एनर्जी. स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या मतलब है इसका? ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा होगा मेटल और लिगेंड्स का, और ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा होगा मतलब वो ज्यादा स्टेबल होंगे. इंटरेक्शन बेसिकली बॉन्डिंग में होता क्या? इंटरेक्शन ही तो है. ग्रेटर इंटरेक्शन ग्रेटर स्टेबिलिटी, लेस इंटरेक्शन लेस स्टेबिलिटी. So greater splitting, greater interaction, greater stability. Is that okay? यस सर. चलो कुछ क्वेश्चंस करें अब हम.
एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 होमवर्क भी दिया था क्या कुछ? यस, कहाँ तक दिया था होमवर्क? सेक्शन ई पार्ट 1 पार्ट 2। तो पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वहीं तक आज ऐसा कुछ अलग से नहीं कवर हुआ है अभी। इसमें मेजर हेडिंग एक बचता है, वो है आइसोमरिज्म, जो सबसे ट्रिकी हेडिंग दी है इसका, इस चैप्टर का। 2-3 लेक्चर का बचा है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, जो भी डाउट है चैट बॉक्स में टाइप कर दो जल्दी से। डेफिनेटली सेक्शन और क्वेश्चन नंबर दोनों मेंशन करना है। सर आपने डी भी दिया था, क्या? सेक्शन डी भी दिया था। हाँ, मैं अप टू सेक्शन ही बोल रहा हूँ, मैं तो एबीसीडी सारे ही बोल रहा हूँ। पहले के डिस्कस भी हो गए, तो जहां से डिस्कशन पेंडिंग है। पीयूष का मैसेज है वीडियो पॉज हो रहा है, मुझे सब फील तो नहीं हो रहा है। वीडियो अटक रहा है क्या? नो सर। पार्ट 1 डाउट्स एक्सरसाइज ऑन पार्ट 1 फास्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बहुत एक एवरेज उसका होमवर्क है। सिर्फ लेक्चर अटेंड करने का, लेक्चर नोट्स पढ़ना है, उतना होमवर्क करना है। और ये चैप्टर्स ऐसा है, मतलब यदि मुझसे कोई पूछेगा ना सबसे इजी वे में और सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है, तो वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री। मतलब जहां पे मिनिमम तो ये मान के चलो मेंस और एडवांस मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं, बहुत ज्यादा घुमा फिरा नहीं सकते, कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन है जो पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें घुमाया जा सकता। बड़ा चैप्टर है, इसलिए वेटेज भी ज्यादा। D1, the complex ion which has no d electrons in the central metal atom. आंसर ए, D1 का आंसर ए। मोल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी तुम कर सकते हो। मैग्नीज +7, 25 में से 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, डी में एक भी नहीं बचे, ऑर्गन 18 खत्म। क्लियर समझ? सर मैंने पार्ट 1 लिखा। अच्छा, मैं पार्ट 2 पे आ गया। पार्ट 1, Part 1 D1, a metal complex having composition this has been isolated into form A and B. The form A reacts with AgNO3 to give a white precipitate readily soluble in dilute, when B gives yellow precipitate. देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम्हें रिक्वायर्ड है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है AgCl का, तो पहले केस में Cl माइनस बाहर होगा, देन इट कैन गिव AgCl विद AgNO3, और येलो प्रेसिपिटेट होता है AgBr का। ये आगे आने वाला है सॉल्ट एनालिसिस। तो AgCl या व्हाइट कलर, AgBr येलो कलर, AB आ गया। अब मुझे लगता है तुम सब कुछ कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है?
यस या तुम्हें लगता है कि सर इसका ये वाला पार्ट बता दीजिए, तो वो बता देता हूँ मैं, कौन सा पार्ट बताना है 1 to 6 में? हाँ सर हो जाएंगे। इजी है क्योंकि फिर सब D1 के बाद था पार्ट 1 का E4 का C, E4 का C। Arrange the following in increasing order as directed। प्रीति, इसमें प्रीति का ही डाउट है ना ये? मुझे बताओ Yes. प्रीति, E4 के C में ये तो हमने पूरा टेबल बना रखा है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। प्रीति बागुल, टेबल बना रखा है क्या हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला? प्रीति इज देयर और नॉट? यस सर, वो स्ट्रेंथ पे मतलब बनाया, सीधा स्ट्रेंथ से बनाया क्या? नहीं आवाज है, फिर से बोलो। पे डिपेंड करके वो पूरा टेबल बनाया है क्या? मतलब मेरे को चैट बॉक्स में टाइप कर दो, बाकी ये टेबल पे बेस्ड है, जो टेबल हमने बनाया है उस पे बेस्ड है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, वो याद रखना है। नेक्स्ट डाउट है दर्शना का, पार्ट 1 C2। सी पे कहाँ आ गई दर्शना? सी तो पहले भी हो गया है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। तो मुझे मैसेज करना दर्शना, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? यस सर। तुमने का डाउट है E4 का ए, E4 का है मोलार कंडक्टेंस। हाँ देखो, मोलार कंडक्टेंस ये लिखा है नहीं लिखा है? मोलार कंडक्टेंस लिखा है सर। तो सबसे डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर। एक और E4 के ए पार्ट में सबसे ज्यादा आयंस मिल रहे हैं थर्ड में, देन सेकंड में, देन फोर्थ में, और सबसे कम आयन 0 आयन फर्स्ट में। So greater the number of ions, greater will be conductance. Now the question is, sir, what if the number of ions are same? Then the charge on the ion +2 -2 वाले ज्यादा कंडक्टिंग होंगे, +1 -2। तो पहले थर्ड केस में 3 क्लोराइड आयन, 1 कॉम्प्लेक्स आयन, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस। फर्स्ट केस में 0 आयन, बाहर कुछ है ही नहीं। क्लियर चैतन्य? यस सर। पार्ट 2 डाउट्स फास्ट। सर वो उसमें NO2 माइनस कहाँ पर है? नहीं, NO2 माइनस NO2 माइनस नहीं है। NO2 माइनस कहाँ पे दे रखा है? NO2 माइनस मैंने नहीं दिखाएगा कहीं भी। उस टेबल में यदि नहीं है NO2 माइनस, तो अपने बुकलेट में देखो, शायद NO2 माइनस कहीं पे तो प्रेजेंट होगा। और यदि बुकलेट में भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर ना कुछ लिगेंड्स यदि ऐसे आते हैं जिसमें हमें नहीं पता है, तो आंसर देखकर उसे ऐड कर लो कि वो कहां पर आएगा। मतलब काफी बार इंफॉर्मेशन, यदि मैं लिगेंड्स देखूंगा, टोटल 50-60 लिगेंड्स है, मैंने 50-60 लिगेंड्स नहीं लिखा है, जो ज्यादा यूजफुल लिगेंड्स है जितने मुझे आपके उतने लिखा दिए। कौन सा क्वेश्चन था वो? E4 का C, E4 का C। तो NO2 माइनस CN माइनस और अमोनिया के बीच में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, while like NO3 minus ion is weak field ligand। आंसर में देख के अपने लेक्चर नोट्स में लिख लो। और इनऑर्गेनिक में ऐसा होने वाला है, मतलब ये मान के चलो पूरे इनऑर्गेनिक में रफली 5-10% इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जब हम बुकलेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कभी हम पेपर का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हमें पता लगता है। और इस संडे को टेस्ट होगा, मतलब मुझे सारे सब्जेक्ट का तो नहीं पता, बट मेरे पार्ट का तो होगा, जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगा। जहां तक भी पढ़ाया गया कोऑर्डिनेशन वहां तक आएगा, या चलो मैं बोल देता हूं आज के लेक्चर में जहां तक हुआ है वहां तक आएगा बस। और यदि तीनों सब्जेक्ट का होगा तो तीनों का साथ में होगा, नहीं तो मेरे पार्ट का तो होगा ही। लिक्विड सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेशन कवर टिल डेट। कोऑर्डिनेशन से दोनों से ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ओके,
पार्ट 2 के डाउट्स आए हैं। सारस का डाउट है E4 एंड E10। E4, the hybridization and unpaired electron in FeH2O6 Fe2 plus weak field ligand D6 configuration sp3d2 hybridization 4 unpaired, A option is correct। मैंने E5 कर दिया, शायद E4 पूछा था। E4 का कौन सा वाला पार्ट बताना है? 1 2 3 4 क्या कुछ भी मैच नहीं हुआ है सारा? First and second, sir. कौन सा? First and second. ठीक, सर फोर्थ का भी बता दो। सारी बताता हूँ, चलो। फोर्थ का तो पूछना नहीं चाहिए, तुम्हें इसलिए नहीं पूछना चाहिए, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो लिखा रखा है स्पेशली FeH2O5 NO SO4 को टाइप प्लस 2 चार्ज, तो एज इट इज लिखा रखा है पूरा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। गोल्ड प्लस 3, गोल्ड बिलोंग्स टू व्हिच फैमिली? कॉपर फैमिली। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा D10S1। D10S1 में S1 का एक गया, D8 कॉन्फ़िगरेशन बचा। For D8 configuration, 5D8 configuration, 4D 5D के लिए तो सारे ही SFL होते हैं। DsP2 hybridization, Cu plus 1 D10 configuration, SFL है, still it does not have any option for inner orbital complex, D10 है, तो sp3 hybridization। तो ये दोनों लेक्चर नोट्स में लिखा है। ये कोबाल्ट के एक्सेप्शन में ये होना तो चाहिए था, sp3d2 वीक फील्ड लिगेंड है, बट कोबाल्ट 3 प्लस एक एक्सेप्शन है, इसलिए इसमें D2sp3 होगा। Fe2 प्लस सॉरी Fe प्लस 1 में है, NO प्लस 1 Fe प्लस 1, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6s1 d7 sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट का ये दोनों ही नोट में लिखा रखे, नोट के 2 पॉइंट्स अलग अलग, ये दोनों का बता दिया है। क्लियर है उतना? E4 के बाद Yes, sir. E10, which of the following complexes has geometry different from others? E10, NiCl4 minus sp3, NiCO4 sp3, and answer is C। इसको छोड़कर सब टेट्राहेड्रल है, सिर्फ ये स्क्वायर प्लेनर है E10 में। सारा चेक करो, मुझे बता कि Sir, बचे हुए D का एक बार बता दो। डी ऑप्शन। Zn2 प्लस D10 कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन ही नहीं है इनर ऑर्बिटल बनाने का, क्योंकि D9 होता तब भी चलो चल जाता, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर। D10 सारा फुलफिल्ड है, तो बाहर वाला ही बनेगा, sp3 बनेगा। ठीक है, Yes, sir. समर्थ का डाउट है पार्ट 2 E11, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉम्प्लेक्स आयन मोलिब्डेनम इस पैरामैग्नेटिक, मोलिब्डेनम किस फैमिली का है? 4D सीरीज। नहीं, वो तो किस 4D का तो मुझे भी पता चल रहा है। क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, क्रोमियम मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s1 3d5 5s1 4d 5s1 4d5, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे मोलिब्डेनम में। अब इसमें 3 चले गए, बचा ये D3 कॉन्फ़िगरेशन बचा। पैरामैग्नेटिक मोलिब्डेनम D3 कॉन्फ़िगरेशन है +3 में। क्रोमियम फैमिली
4s1 3d5 5s1 4d5 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5s का 1 4d के 2 बचे 4d3 आया समझ में समर सर बी ऑप्शन भी बताओ। अच्छा दोनों करेक्ट हो सकते हैं एंड बी तो पहला करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है कोबाल्ट 3+ with strong field ligand कोबाल्ट 3+ d6 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ d2sp3 0 अनपेयर्ड 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए दो तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन तो डायमैग्नेटिक यस या बोथ ए Yes. एंड बी आर करेक्ट इसके बाद d4 है which of the following d4 which of the following factors tends to increase the stability of a metal ion complex ये आज कवर हुआ है तो तुम्हें अब बनेगा ये क्वेश्चन इवन d4 d5 ये दोनों ही क्वेश्चन तुमसे आज बनेंगे ठीक है दर्शना d4 का आंसर क्या होगा b हायर चार्ज बाय साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन जितना हायर चार्ज बाय साइज रेशियो होगा उतना ज्यादा z इफेक्टिव उतना ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी एनी अदर डाउट चलो अब मैं एक्सरसाइज 3 से कुछ होमवर्क देता हूं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा मैं एक्सरसाइज 3 से होमवर्क ठीक है इज दैट ओके